Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 1 What, Where, How and When from class 6th History NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 1 in history What, Where, How and When. So page number 4 names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indos and the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. तो नेम्स ऑफ द लैंड, दो शब्द जो हम अक्सर अपने देश के लिए उपयोग करते हैं, एक तो है इंडिया और दूसरा है भारत. ठीक है, तो इंडिया जो शब्द है ये इंडस मतलब ये इंडस से आया है, जिसका संस्कृत में इसका मतलब है सिंधु. इसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है. तो आपको क्या करना है, अपने एटलस की बुक में ईरान और ग्रीस दोनों का ही पता लगाना है. तो ईरानी और ग्रीक जो कि लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से आए थे, ये लोग सिंधु से काफ़ी ज़्यादा परिचित थे और जिन्हें हिंदोज़ और इंदोज़ कहा जाता था, और जो भूमि नदी के पूर्व की ओर हो उसे इंडिया कहा जाता था. तो भारत नाम का उपयोग उन लोगों के समूह के लिए किया जाता था जो पश्चिम में रहते थे और जिनके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है. तो जो कि संस्कृत में सबसे पुरानी रचना है. ये जो ऋग्वेद है ये क्या है, संस्कृत की सबसे पुरानी रचना है जो लगभग 3500 साल पहले लिखी गई थी. बाद में इसका उपयोग हमारे देश के लिए किया गया था. नाउ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अतीत के बारे में पता लगाना. तो पास्ट के बारे में पता लगाने के अलग अलग तरीके हैं. एक तो उनको पुस्तकों को खोजना और पढ़ना है जो बहुत पहले लिखी गई थी. इन्हें पांडुलिपि यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है क्योंकि इन्हें हाथों द्वारा लिखा जाता है. तो ये एक लैटिन शब्द है जो मनु से आया है, जिसका मतलब होता है हाथ. ये आमतौर पर पाम के पत्ते पर लिखे जाते हैं या फिर एक पेड़ की विशेष रूप से तैयार जो छाल होती है उसको तैयार किया जाता है, जिसे बर्च कहते हैं, जो कि हिमालय के पहाड़ों पर ये पेड़ मिलता है. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practice, the lives of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, languages used by ordinary people, and Tamil. तो इतने वर्षों में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, या तो वो कुछ कीड़ों द्वारा खाए गए थे या फिर कुछ नष्ट हो गए थे, लेकिन इनमें से कुछ बच गए थे जो कि कुछ मंदिरों या फिर मठों में सुरक्षित हैं. मठ का मतलब होता है मोनेस्ट्रीज. तो ये पुस्तकें सभी प्रकार के विषयों से संबंधित हैं, जैसे धार्मिक विश्वास और व्यवहार, राजाओं का जीवन ऐसी किताबों में लिखा होता था. चिकित्सा यानी कि जो मेडिसिन्स है उससे रिलेटेड, विज्ञान, साइंस. इसके अलावा वहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी थे. तो इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए थे और दूसरे प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे गए थे. तो प्राकृत और तमिल भाषा में इसलिए लिखे गए थे क्योंकि ये जो भाषा थी ये सामान्य लोगों द्वारा यूज़ करी जाती थी, बहुत ज़्यादा कॉमन थी. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये जो आपको दिखाया है दिस इज़ मैन्युस्क्रिप्ट. तो इस तरह से बर्ड्स की या तो छाल पे या फिर पाम लीफ पे मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जाता था. We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them.
There are other kinds of inscription as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. तो इसके अलावा अभी हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस की। तो इंस्क्रिप्शन को आप कह सकते हैं शिलालेख। तो हम शिलालेख को यानी कि जो इंस्क्रिप्शन है उसको भी पढ़ सकते हैं, जो कि पत्थर या फिर जो धातु जैसे कठोर सतहों पर लिखे जाते थे, इसको खुदवाया जाता था। कभी कभी राजा अपने आदेशों को शिलालेखों पर लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। इसके अलावा और भी तरह के शिलालेख होते थे जिसमें राजाओं और रानियों सहित उन्होंने जो भी कार्य करे हों, जो विक्ट्री उन्होंने हासिल करी हो, ऐसी बातों को दर्ज किया जाता था। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया है कि राजा अक्सर युद्ध में हुई अपनी जीत के लिए जो जीत वो हासिल करते थे उसके लिए वो शिलालेखों को बनवाते थे। Can you think of the advantages of the writing on a hard surface and what could have been the difficulties? तो क्या आप एक कठोर सतह पर लिखने के बारे में सोच सकते हैं? क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं जब आप एक कठोर सतह पर लिखते हैं? तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती होगी, बिकॉज एक हार्ड सरफेस पे अगर आपको लिखना है तो ये देखिए आपको ये साइड पे जो पिक्चर दिखाया गया है ये एक इंस्क्रिप्शन है, यानी हो सकता है ये पत्थर या मेटल पे इस तरह से खुदवा के लिखाया गया है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन दिस. Now there were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture. They also explore and excavate, that is, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, other of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for a long time. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो पास्ट में लोगों ने बनाई होगी और यूज़ की होगी। जो लोग इन पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर और ईंटों से बने हुए भवनों के अवशेष, चित्र और मूर्तिकला का अध्ययन करते हैं। तो उनके पास जो उपकरण होते हैं, जो हथियार होते हैं, बर्तन, धूपदान, गहने और सिक्कों को खोजने के लिए ये क्या करते हैं, ये एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेट का मतलब ये पृथ्वी की सतह के नीचे खुदाई करके इन सब चीज़ों को निकालते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। तो इन वस्तुओं में से कुछ पत्थर हो सकते हैं या कुछ हड्डियाँ इनको मिलती हैं या फिर कुछ पके हुए मिट्टी के बर्तन धातु से बने हो सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो कठोर और इम्पेरिशेबल चीज़ों से बनी होती है। तो इम्पेरिशेबल मतलब जो आमतौर पर लंबे समय तक वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। नाउ हियर इन नेक्स्ट पेज यू कैन सी द पिक्चर इज़ गिवन। नाउ लेफ्ट साइड अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। तो लेफ़्ट साइड पे आपको एक बहुत ही पुराना जो मटका है वो दिखाया है। पॉट्स लाइक दिस वे यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। तो ये जो घड़ा है ये लगभग 4700 साल पहले इस तरह के घड़े यूज़ होते थे। राइट साइड पे आपको एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वे इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो राइट साइड पे ये जो दो आपको दिखाए हैं ये सिल्वर कॉइन है, बहुत ही पुराने कॉइन हैं। तो इस तरह के जो कॉइन हैं ये 2500 साल पहले यूज़ किए जाते थे। इन वॉट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज़ टुडे। तो ये जो कॉइन आपको यहाँ पे दिखाए हैं ये आज जो कॉइन हम यूज़ करते हैं वो किस तरह से डिफरेंट है। तो आप इसे ऑब्ज़र्व करें कि आज के जो आपके पास कॉइन है वो किस तरह से, यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट शेप दिख रहा है, जबकि हमारे पास जो आजकल हम जो कॉइन यूज़ करते हैं तो वो सर्कल यानी गोल शेप के होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive far more rarely. If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in uncharred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने हड्डियों की भी तलाश की, जैसे जानवरों की हड्डी, पक्षियों और मछलियों की हड्डियों से ये पता लगाने के लिए कि लोगों ने अतीत में क्या खाया होगा, वो किस तरह से जीवित रहे, क्या खा के वो लोग जीवित रहे। तो इस तरह से उन्होंने पता लगाया। अब पौधों के अवशेष बहुत रेयरली सर्वाइव करते हैं। अगर अनाज के बीज या लकड़ी के जो टुकड़े जलाए गए हैं
तो वो एक पवित्र रूप में जीवित रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो कपड़ा है वो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अक्सर पाया जाता होगा? नाउ historians, that is scholars who study the past, often use the words source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो इतिहासकार मतलब ऐसे विद्वान जो अतीत का अध्ययन अक्सर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से मिली जानकारी से जो सोर्स उन्हें मिलता है उससे वो लोग उल्लेख करते हैं। तो हिस्टोरियंस हम उनको कहते हैं। तो एक बार उन्हें जब सोर्स मिल जाए तो उनके लिए अतीत के बारे में सीखना एक रोमांच बन जाता है, एक एडवेंचर बन जाता है, क्योंकि हम इसे थोड़ा करके फिर से और बनाते हैं। इसीलिए इतिहासकार और आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं ये एकदम डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, जो हमारे अतीत के बारे में जानने के लिए इन सभी सोर्सेस का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ वन पास्ट और मैनी। Did you notice the title of this book? Our Past. We have used the word past in plural to draw attention to fact that the past was different from different groups of people. For example, the lives of the herders or farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in the cities depend on others for supplies of food. Differences such as this existed in the past as well. तो क्या आपने इस जो किताब है उसका जो टाइटल है उस पर ध्यान दिया है? इस पर लिखा हुआ क्या है? तो जब आप ध्यान देंगे तो इस पर लिखा है अवर पास्ट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पास्ट को बहुवचन शब्द का यूज़ किया है। तो इस तथ्य पर आप ध्यान दें, इसको आकर्षित करने के लिए किया है कि अतीत जो है वो अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। एग्जाम्पल के लिए जो चरवाहा या जो किसान था उनका जो जीवन था वो राजाओं और रानियों से काफ़ी अलग था। व्यापारियों का जीवन शिल्प व्यक्तियों और उन लोगों से काफ़ी अलग था। साथ ही जैसे कि आज भी ये चीज़ सच है, लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रथाओं और रीति रिवाजों का पालन किया है। तो एग्जाम्पल के लिए बताया है कि आज जो अंडमान द्वीप है, जो अंडमान आइलैंड है, वहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो मछली पकड़ने, शिकार करने और वन की चीज़ों को इकट्ठा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके विपरीत अगर आप देखो तो जो लोग शहर में रहते हैं वो ज़्यादातर लोग अपने भोजन की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। तो इस तरह के अंतर भी अतीत में मौजूद थे। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helped us to find out about their lives, there is much that remains unknown. तो इसके अलावा एक और तरह का अंतर है, हम राजाओं और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि हम अगर अपनी हिस्ट्री की बुक देखते हैं तो अपनी हिस्ट्री में ही कितनी सारे राजाओं के बारे में हमको उल्लेख मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इस जीत का जो रिकॉर्ड रखा था। आमतौर पर जो शिकारी, मछली पकड़ने वाले जो लोग हैं, चीज़ें इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं, किसान या चरवाहे जैसे साधारण लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने भले काम किया लेकिन इन्होंने अपनी इस काम का रिकॉर्ड नहीं रखा। तो जबकि जो आर्कियोलॉजी है ये हमें उनके जीवन के बारे में पता लगाने में मदद करता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी हमें नहीं पता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू डेट्स मीन। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. So these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All the dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, that is before Christ, added on
In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point. तो अगर कोई आपसे तारीख पूछता है तो आप शायद उसे दिन या महीने या फिर जो साल है वो बताएंगे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई 2000 चल रहा है या 2021 चल रहा है, तो इस तरह से आप कुछ बताएंगे। तो इन वर्षों को उस डेट से गिना जाता है, जिसे आमतौर पर ईसाई धर्म के संस्थापक जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के समय सौंपा जा गया था। तो 2000 का जो मतलब है वो ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद है। ईसा के जन्म से पहले की जो सभी डेट्स थी उसके पीछे की ओर गिना जाता है, और आमतौर पर ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले अक्षरों को जोड़ा जाता है। तो इस किताब में 2000 से हमारे शुरुआती जो बिंदु हैं उसके रूप में उपयोग करते हैं, वर्तमान से वापस जाने वाली तारीख है उसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो हम फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।